नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। प्राइम एट 4 में आप सभी का स्वागत है। आज प्राइम एट 4 में हम आपको दिखाएंगे सांसद शशि थरूर के किस बयान से कांग्रेस की टेंशन जो है वो बढ़ गई है। साथ ही आपको बताएंगे क्या संभल के सांसद जियाउर रहमान के घर पर बुलडोजर चलेगा। इसके साथ प्राइम एट 4 में देखिए हिमाचल में बाइकर्स गैंग ने कैसे उत्पात मचा रखा है। साथ ही साथ बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे किसान के घर में तेंदुए ने कैसे डेरा जमाया हुआ है, फिर गांव वालों ने क्या कुछ किया। लेकिन शुरुआत यूपी की खबर के साथ करते हैं। यूपी के संभल सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर अगले 2 दिन के भीतर टूट सकता है। जी हां, बार बार नोटिस देने के बाद भी सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से उचित जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद अब एसडीएम की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है जो बताएगी कि सांसद बर्क ने कितना अवैध निर्माण करवाया है जो नक्शे के मुताबिक नहीं है, और इसके बाद उस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। खास बात यह है कि सांसद बर्क को कई बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन उन्होंने एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया गया है, सिर्फ मोहलत मांगी गई है। सपा सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल उनके घर का जो पीछे का हिस्सा है जहां पर नया निर्माण कराया जा रहा था, वो बिल्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसका उल्लंघन करता था। बिना नक्शा प्राप्त जो पास कराए हुए इस नक्शे को, इस बिल्डिंग को बनाया गया था, और यही कारण है कि प्रशासन ने उन्हें कई बार नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस का कोई भी जो एक उत्तर है संतुष्टि प्राप्त वो प्रशासन को नहीं मिला, ना ही जियाउर रहमान की तरफ से पेश होकर इसकी जानकारी या जवाब दिया गया। ये जो पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं ये इनके घर के पीछे का हिस्सा है, और यहीं पे कुछ दिनों पहले जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बना हुआ था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एक फुटपाथ की तरह एक पेवमेंट बनाया गया था, सीढ़ियां बनाई गई थी, उसको यहाँ पर बुलडोजर से तोड़ा भी गया था कुछ दिनों पहले। और अब जो है इसकी जांच के लिए ये कितना नया है और ये बिल्डिंग जो है इस बिल्डिंग के कितने हिस्से को नया बनाया गया है, इसकी जांच के लिए जो 3 सदस्यीय टीम है वो भी जो एसडीएम है उन्होंने तय कर दिया है। एसडीएम के नेतृत्व में अब इसकी जांच की जा रही है, जिसमें एक्शन, जेई, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं वो शामिल हैं, और अब वो जांच करेंगे कि आखिर कितने हिस्से में नया मकान बनाया गया है और कितना नया ये मकान है। जो इनके घर का जो हिस्सा है पीछे का, इसकी जांच की जाएगी। 3 सदस्यीय टीम जांच करेगी और उसके बाद 3 दिनों के अंदर जो अपनी रिपोर्ट है वो यहाँ पर एसडीएम को सौंपेगी, और उस रिपोर्ट के हिसाब से जो आगे की कार्रवाई है वो यहाँ पर प्रशासन करते हुए नजर आएगी। नियमानुसार जो भी प्रोसेस होते हैं नोटिस देने के, जवाब मांगने के, वो सारे प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा है। पूरा मौका सांसद को दिया जा रहा है कि वो अपनी बात रखें, लेकिन अभी तक कोई भी संतुष्टि प्राप्त जो जवाब है वो सांसद की तरफ से नहीं आया है। संभल की एसडीएम ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सांसद बर्क के घर का पूरा विवाद है क्या, चलिए वो आपको समझा देते हैं। संभल के दीपा सराय में निर्माण हुआ, पुश्तैनी मकान तोड़कर निर्माण जो है करवाया गया। 5 दिसंबर को पहली बार नोटिस जो है वो भेजा गया था। बिना नक्शा मकान बनाने का आरोप जो है वो सांसद के ऊपर लगा है। नोटिस का एक बार भी जवाब जो है वो नहीं दिया गया। मकान की जांच के लिए अब नई कमेटी बना दी गई है। 2 दिन में कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो है एक्शन लिया जाएगा। वहीं संभल सदर की एसडीएम वंदना मिश्रा के मुताबिक अगर नियमों की अनदेखी हुई है तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चल सकता है। सुनिए क्या कुछ कहा है। क्या ये प्रकरण वहाँ कितने दिनों से चल रहा था और अब आगे क्या कार्रवाई हो रही है इस पे? ये प्रकरण 5 दिसंबर से ही चल रहा है। इसमें है कि विनियमितीकरण क्षेत्र संभल का जो नगर एरिया है वो विनियमितीकरण क्षेत्र रेगुलेटेड एरिया है, तो इसमें अगर आपको कोई नव निर्माण करना है या किसी भी तरह का आप नया घर बनाते हैं या जो भी निर्माण करते हैं तो उसके लिए आपको पूर्व से यहाँ से नक्शा स्वीकृत कराना होता है। तो वहाँ पर जो आगे की तरफ नवनिर्माण किया गया है, जो जिस मकान की बात हो रही है, उसमें उसके लिए कोई भी अनुमति नहीं ली गई थी। तो जिस क्रम में नोटिस जारी किया गया था यहाँ से वाद पंजीकृत करके, वो नोटिस जारी करने के बाद पक्ष उपस्थित भी हुए, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। अब जो ये 2 सदस्यीय टीम है जो जांच करेगी, ये क्या रिपोर्ट देगी और कितने दिनों में ये रिपोर्ट आएगी? ये रिपोर्ट 3 दिन में आना है, 3 दिवस में, और इन्हें ये जांच करना है कि कितने एरिया में जो नया कंस्ट्रक्शन है वो नया कंस्ट्रक्शन कितना माह 1 साल 2 साल पुराना है, 6 माह पुराना है,
कितनी अवधि पुराना है, ये 2 बिंदुओं पे उन्हें जांच करना है। प्रावधान क्या होता है अगर मान लीजिए ये रिपोर्ट में आता है कि वो कंस्ट्रक्शन काफी लेटेस्ट है और जो बातें आप बता रही हैं कि इतने मौके दिए गए और उसके बाद भी जो साक्ष्य है वो असंतुलित रूप से या फिर सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया है, तो आगे एक प्रावधान क्या है, क्या हो सकता है इसमें? प्रावधान इसमें जो है वो ध्वस्तीकरण का भी है, लेकिन अब हम रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें तय करेंगे कि आगे। कुश्ती के मुकाबले के दौरान जमकर मारपीट हुई है। पहलवानों के समर्थक आपस में भिड़ते नजर आए हैं। भीड़ पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई हैं। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। मेला प्रशासन पर आरोप ये लगा है कि उन्होंने परमिशन से कई गुना ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर ली। आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर और फ्लैग पर विवाद इतना बढ़ गया है कि हिमाचल से आ रही बस पर मोहाली के खरड़ में पथराव किया गया। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कुल्लू मनाली में बाइक पर भिंडरावाला के झंडे लगाकर जा रहे कुछ लड़कों को रोका गया। आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाला के फ्लैग को हटाने का मुद्दा पंजाब और हिमाचल के बीच गरमाने लगा है। 2 दिन पहले हिमाचल रोडवेज की बस को रोककर उस पर भिंडरावाला का पोस्टर लगाए गए और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जरनैल सिंह भिंडरावाला खालिस्तान समर्थक था और पंजाब में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा गया था। लेकिन यह विवाद सिर्फ यहीं तक नहीं रहा। कल यानी मंगलवार को चंडीगढ़ से हमीरपुर आ रही हिमाचल रोडवेज की एक बस को खरड़ में फिर निशाना बनाया गया। बस को एक ऑल्टो कार ने ओवरटेक कर रोका और फिर बस पर लाठी डंडों से हमला कर उसके शीशे तोड़ दिए। 2 आदमी आए, अल्टो कार खड़ी थी, उन्होंने हाथ दिया गाड़ी को, मैंने गाड़ी रोकी। जिस टाइम गाड़ी रोक दी उस टाइम डंडे चलाना शुरू कर दिए जी उन्होंने। अच्छा, पहले आगे के शीशा तोड़ा, फिर पीछे के सभी शीशे तोड़े। ये पूरा विवाद होली के बाद उस समय हुआ जब पंजाब के बहुत सारे यूथ कुल्लू के पास मणिकरण साहिब गुरुद्वारे जा रहे थे, लेकिन इन लोगों की बाइक पर भिंडरावाला के समर्थन में पोस्टर और झंडे लगे हुए थे। इसी वजह से स्थानीय लोग उनसे भिड़ गए। इतना ही नहीं, मणिकरण साहिब के आसपास रहने वाले लोकल लोगों ने भिंडरावाला के पोस्टर फाड़ दिए और चेतावनी दी कि किसी भी खालिस्तानी समर्थक की हिमाचल में एंट्री नहीं होने देंगे, जिसके बाद पंजाब के भिंडरावाला समर्थकों से टकराव शुरू हो गया है। जरनैल सिंह हुणी साडे दिलां 'च वसदे ने, वो झंडा तुसीं ला लिया, ये साडे दिलां 'च वसदे ने ते पंजाब दे विच जे हिमाचल दी बस ने हिमाचल वालियां ने एंटर करना आ, जे ओहदे बस के ऊपर तस्वीर संता दी लगी होएगी तो वही पंजाब च एंटर कर सकता। ये साडा नौजवानों का अज ऐलान आ। विवाद बढ़ने के बाद मामला हिमाचल की विधानसभा में भी उठा और बीजेपी ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। तलवारें लेकर के जो है वो गाड़ी को के ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बाध्य किया गया और बाध्य करने के साथ साथ में भिंडरावाले के फोटो, जहां मुख्यमंत्री का फोटो लगा है उसके साथ भिंडरावाले का फोटो वहां पर चिपका दिया गया। पूरे सोशल मीडिया में ये चल रहा है। क्या मुख्यमंत्री जिस बात को सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब की सरकार के साथ इस विषय को उठाएंगे? जो पोस्टर लगाकर और ये लगाकर आए उसमें हमने FIR भी दर्ज की थी जब आए थे। कई बार कुछ शरारती लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की वारदात करते हैं। जो आपने कहा है कि जो मनाली वाली बस की बात है, मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से इस बारे में बात करूंगा। भिंडरावाला खालिस्तानी समर्थक था, लेकिन कुछ लोग इसके पीछे अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं और जबरन हिमाचल वर्सेस पंजाब का विवाद खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में इस तरह के विवाद 2 राज्यों में बनने से पहले इसे रोकना होगा। प्रदेश के बुरहानपुर में रंग पंचमी से ठीक पहले माहौल खराब करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर चैटिंग के दौरान आपत्तिजनक पोस्ट डालने से खफा समुदाय विशेष सड़कों पर उतर आया, लेकिन पुलिस हालात से निपटने के लिए पहले से तैयार थी। बुरहानपुर में उस समय तनाव की स्थिति हो गई जब सैकड़ों की संख्या में एक ही समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। ये लोग सोशल मीडिया पर चैटिंग के दौरान धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट से खफा थे। बताया जा रहा है कि किसी ने ये पोस्ट वायरल कर दी, जिसके बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई। कुछ ही देर में इस भीड़ ने शहर कोतवाली थाने को घेर लिया और हालात बिगड़ने लगे। मौके की नजाकत को देखते हुए डीएम खुद भी थाने पहुंचे। फिर भीड़ से कुछ लोगों को थाने के भीतर बुलाया और समझाइश दी गई। अभी रात को 10 बजे एक वायरल जो पोस्ट थी जिसमें धार्मिक भावनाओं का आहत होने वाले संबंधी कंटेंट थे, इस बात को लेके थाने में एक FIR हुई है। FIR से पहले काफी बड़ी मात्रा में वर्ग विशेष के काफी लोग आकर एजुटेशन कर रहे थे, उनको समझाइश दी है और उसमें FIR की है।
पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले शख्स के खिलाफ धारा 299 के तहत केस दर्ज कर राउंड अप किया और फिलहाल पुलिस की सतर्कता के बाद इलाके में शांति है। अगली खबर जो है जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से है। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बांदीपुरा में आईडी साजिश का खुलासा हुआ है। सड़क के किनारे विस्फोटक रखा हुआ था। सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नाकाम किया है। उत्तरी कश्मीर हाईवे पर दरअसल ये आईडी प्लान किया गया था। आईडी को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया गया है। उधर सूरत पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। उधना इलाके में राहुल अपार्टमेंट गिरोह के सरगना के अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। गुजरात में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है। डीजीपी के आदेश के बाद कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सूरत की हैं, जहां असामाजिक तत्वों और अपराधियों के घरों पर पीले पंजे की धमक देखने को मिली। सूरत के उधना इलाके में राहुल अपार्टमेंट नाम से गिरोह चलाने वाले सरगना के 3 अवैध मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक एक कर कई घरों को जमींदोज कर दिया गया। सरकारी आवास के पास आरोपी राहुल के अवैध रूप से बनाए गए मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। आरोपियों ने एक आवासीय भवन में भी अवैध निर्माण कराया था, जिसे जमींदोज कर दिया गया है। आरोपी राहुल के खिलाफ देशद्रोह, मारपीट, हत्या जैसे 22 मामले दर्ज हैं। आरोपी है राहुल अपार्टमेंट नाम का, जो उसके ऊपर लास्ट में गुस्सी टॉप का गुना रजिस्टर हुआ था। उसके घर के आजू बाजू में उसने सरकारी जगह पे जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था वो पुलिस ने डिमोलेशन करवाया है और आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। उधना विस्तार में जितने भी टपोरी है, असामाजिक तत्व है, उनका लिस्ट बनाया गया है और पूरा डेटा हम लोग चेक कर रहे हैं। जो भी जिसने भी इलीगल एक्टिविटीज़ में जो है उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करी जाएगी। आपको बता दें कि सूरत में 1300 अपराधियों की पहचान की गई है, जिसमें 300 हार्डकोर अपराधी शामिल हैं, जिन पर जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असामाजिक तत्वों, संगठित अपराधियों और संपत्ति अपराध में शामिल लोगों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी ने गुंडा तत्वों द्वारा किए गए अवैध निर्माण, बिजली कनेक्शन, बैंकों की वित्तीय लेन देन की जांच करने और उनके खिलाफ पीएसी और तड़ीपार जैसे सख्त कदम उठाने को भी कहा है। प्राइम 4 में आपका स्वागत है। यूपी के मेरठ से एक दिल दहला देने वाला कांड सामने आया है। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है। हत्या के बाद दोनों ने शव के कई टुकड़े किए हैं। शव के टुकड़ों को ड्रम में भरकर सीमेंट भर दिया गया। मर्चेंट नेवी में मृतक जो है वो काम करता था, सौरभ राजपूत। पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। और ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पति का मर्डर पत्नी ने कितनी सफाई से किया है। हालांकि अब दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन यहाँ बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। शव के टुकड़े किए हैं, ड्रम में भरकर कैसे उसे ठिकाने लगाया गया है। टुकड़ों का ड्रम आपको नजर आ रहा है। फिलहाल इसका पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस ने पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी दृश्यम आपने देखी होगी, लेकिन मेरठ में हुए इस हत्याकांड की स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं। इस कहानी का फिल्मी क्लाइमेक्स तब शुरू हुआ जब हत्या के बाद पुलिस ने मुस्कान से पूछताछ की तो पता चला कि मुस्कान ने कई दिन पहले से ही मर्डर की प्लानिंग जो है वो शुरू कर दी थी। महिला ने मोहल्ले के लोगों को 10 दिन पहले ही बता दिया था कि वो अपने पति के साथ हिमाचल घूमने जा रही है। दरअसल मुस्कान के पति सौरभ राजपूत कुछ दिन पहले ही छुट्टियों पर घर लौटे थे। अब मोहल्ले में मुस्कान की फैलाई गई कहानी के बाद कई दिनों तक घर में ताला लगा रहता है। लेकिन कहानी का खुलासा तब हुआ जब मुस्कान की मां ने पुलिस को इस हत्याकांड की जानकारी दी।
आपको बता दें कि मुस्कान ने ही अपनी मां को पति के मर्डर के बारे में जानकारी दी। मुस्कान की मां की सूचना के बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ है। और हमारे सहयोगी अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। जाहिर सी बात है किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन इतनी शातिर तरीके से ये प्लानिंग की गई है, यानी प्लानिंग बहुत पहले हुई होगी। और क्या कुछ अभी तक जांच में पता चला है? हमारे सहयोगी से अभी फिलहाल हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, पहले वो सुन लीजिए, फिर अनुज के पास जाते हैं। साहिल जो ये है, ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी। ये जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप बना, एक कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी। उसके बाद इसने इसको इनवाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ उसमें घर पे उनकी, उसके बाद इसकी नज़दीकियाँ बढ़ी इनके, उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए, फिर ये लगातार बीच बीच में आता रहता था। आता इसमें ये चीज़ सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज़ को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, और अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? बहुत ही शातिर तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लेकिन खुलासा जो हुआ है वो बहुत आश्चर्यजनक हुआ है, क्योंकि मां ने ही ये बात पुलिस को बताई, ऐसा पता चल रहा है। ऐसा क्या हुआ कि खुलासा हुआ? कहां गलती हुई मुस्कान से, और आखिर कैसे धरे गए ये दोनों लोग, जरा बताइए। जी बिल्कुल, जब मुस्कान जो है वो 17 तारीख को वापस आती है साहिल के साथ, उसके बाद वो सीधा अपने घर जाती है, और घर जाने के बाद सबसे पहले वो माँ से अपने गले लगती है, और उसके बाद जब उससे सौरभ के बारे में पूछा जाता है तो पहले वो कुछ और कहानी बताती है, लेकिन जब उसके पिता फिर से उससे पूछते हैं उसके बाद वो पूरी घटना बताती है, और उसी के बाद पिता जो है वो मुस्कान को लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं, जिसके बाद इस पूरी कहानी, इस पूरी वारदात के बारे में पता चलता है। लेकिन इस वक्त हम आरोपी साहिल के घर पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हम उसके कमरे में भी पहुंचे थे, और उसके कमरे की जो तस्वीरें थी वो साहिल किस नेचर का था वो अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी थी। चूंकि जो पुलिस की थ्योरी है, पुलिस की थ्योरी की अगर बात करें तो कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान साहिल के साथ इसी घर में आती है, यानी साहिल के घर पर आती है, उसके रूम पर आती है, और सूत्रों की माने तो बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो भी वो अपने साथ लेकर आते हैं। यानी यहाँ पर वो पहुँचते हैं, इस फर्स्ट फ्लोर पर वो कमरा है जहाँ पर साहिल जो है वो रहता है, और उसी कमरे में ये दोनों जाते हैं। उसके बाद पूरी रात यहाँ पर रहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद निश्चित तौर पर जो मुस्कान है वो साहिल के साथ फिर से जो उसका घर है किराए का, वहां पर जाती है, और बॉडी को एक बार फिर से पानी के ड्रम में डालकर बाकायदा इस तरीके से कोशिश तो बहुत की थी मुस्कान ने कि इस हत्याकांड का खुलासा ना हो, लेकिन आखिरकार वही हुआ, खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। मेरठ हत्याकांड से जुड़ी एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। मुस्कान ने सौरभ बनकर घर पर चैट भी की थी। मुस्कान ने सौरभ की बहन से सौरभ बनकर बात की थी। सौरभ के फोन से मुस्कान ने व्हाट्सएप चैट की थी। मुस्कान ने व्हाट्सएप पर पूछा होली पर घर आओगी। मुस्कान ने सौरभ की बहन को होली की बधाई भी दी। 4 मार्च को सौरभ राजपूत का मर्डर हो चुका था और मुस्कान ने सौरभ बनकर घर पर बातचीत की। यह हत्याकांड इतना जघन्य है कि खुद मुस्कान के परिजन अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी।
बढ़ते अगली खबर की ओर। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। इस बार एक कार्यक्रम में डांस के दौरान महिला डांसर के गाल पर नोट चिपकाने को लेकर विवाद हुआ है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद राज्य के डीजीपी ने बिना नाम लिए विधायक पर कटाक्ष भी किया है। डीजीपी ने विनय कुमार ने कहा है कि एक कार्यक्रम में समाज में इस तरह के लोगों का बहिष्कार होना चाहिए जिन्होंने इस तरह का काम किया है। डीजीपी के मुताबिक 55 साल की उम्र में जो नाच देख रहे हैं उनके बच्चे बलात्कारी होंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता में कोई भय नहीं रहेगा। हालांकि इस विवाद के बाद विधायक गोपाल मंडल की सफाई सामने आई है। हो रहा है और बुजुर्ग लोग भी हैं, बच्चे लोग भी हैं। क्या संस्कार हम दे रहे हैं अपने बच्चों को? ये बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग वहां पे डांस देख रहे हैं और एक विद्रूपता के साथ इस तरीके से हम व्यवहार कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों का प्रतिकार होना चाहिए हमारे समाज में। जो वहां पर महिलाएं हैं, जिस गांव में इस तरह का डांस हो रहा है, आई थिंक महिलाओं को बाहर आना चाहिए, भारी संख्या में उसको बंद करा देना चाहिए। अरे हम बैठे हुए थे, वो आई उधर से झुक गई, अब हमसे 500 निकाल के हम दे दिए, अब वो झुकी हुई थी, लगा गाल में सर गया, गाल में काल सर। फॉर जॉब घोटाले में आज लालू प्रसाद यादव से ईडी की टीम पटना में पूछताछ कर रही थी। इस दौरान उनकी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ मौजूद रही। हालांकि पूछताछ सिर्फ लालू यादव से हो रही थी। 2004 से 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री थे और इसी दौरान रेलवे में घोटाला हुआ था, जिसका खुलासा सीबीआई जांच के बाद हुआ था। इस मामले में सिर्फ करीब 4.40 करोड़ की जमीन 26 लाख में लालू यादव के परिवार के सदस्यों के नाम दी गई थी और बदले में रेलवे के अलग अलग मंडल में नौकरियां बांटी गई थी। 4 घंटे तक आज लालू यादव से पूछताछ हुई। पूछताछ खत्म हो चुकी है और लालू यादव जब बाहर निकले तो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे। यूपी के मंत्री संजय निषाद का एक बड़बोला बयान वायरल हो रहा है। मंत्री संजय निषाद का दावा है कि वो आज सियासत की जिस ऊंचाई पर पहुंचे उसके लिए उन्होंने कई दारोगा के हाथ पैर तुड़वाए हैं। समर्थकों में जोश भरने के लिए भले ही बयान दिया गया हो, लेकिन अब विपक्ष पूछ रहा है कि किसके हाथ पैर मंत्री जी ने तोड़े थे। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। ये बड़बोला बयान किसी आम आदमी या फिर जिला स्तर के नेता का नहीं है। ये डॉक्टर संजय निषाद हैं, जो यूपी सरकार में मंत्री हैं और यूपी की निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंत्री जी ने अपनी पार्टी की जनाधिकार यात्रा को लेकर यूपी के सुल्तानपुर पहुंचे और मंच पर पहुंचते ही उन्होंने ये बड़ा दावा कर दिया। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन कौन दरोगा थे जिनके मंत्री संजय निषाद ने हाथ पैर तुड़वाए और गड्ढे में फिकवाया। और साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मंत्री जी को कानून हाथ में लेना पड़ा और पुलिस वालों को पीटना पड़ा। ये तो खुद मंत्री संजय निषाद ही बता सकते हैं, लेकिन मंच से ही उन्होंने अपने समाज के पकड़े गए कुछ लोगों को भी तुरंत छोड़ने का पुलिस को फरमान भी सुना दिया। जो फर्जी केस में बच्चे फंसे हुए हैं, शाम को ही उनको दरोगा बुलाकर समझाकर एफिडेविट देकर गांव वालों से निकलवा देना नाम। पूरे गांव भर कह रहे हैं कि सब फर्जी है, उन्हें नाम निकलवा देना, भेज के जमानत करवा देंगे, नहीं तो फिर पूरा आंदोलन करेंगे पूरे प्रदेश भर के। फिर वो नहीं, दरोगा जी समझा देना कि सीधे सस्पेंड हो जाएंगे। दरअसल 2027 में चुनाव है और संजय निषाद पहले से निषाद समाज को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन इसी दौरान उनकी ये जुबान फिसल गई, जिस पर अब सरकार की तरफ से संदेश दिया गया है कि मंत्री जी बयान देने में थोड़ा संयम बरतें। और मोदी कैबिनेट में कई अहम फैसले हुए हैं, जिसमें यूपीआई इस्तेमाल करने पर अब कोई चार्ज नहीं लगेगा। जी हां, असम में अमोनिया और यूरिया कॉम्प्लेक्स बनेगा। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट बनना है। 4,500 करोड़ की लागत से 6 लेन हाईवे जो है वो बनना है।
पगोटा से चौक तक 29 किलोमीटर लंबा ये हाईवे होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 3400 करोड़ का बजट जो है वो दिया गया है। डेयरी डेवलपमेंट के लिए 2790 करोड़ मंजूर किए गए हैं। एक बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया नामरूप में ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स 10,601 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक प्लांट है, उसकी प्रीमाइसेस के अंदर अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट के नाम से ये नया प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में एक जॉइंट वेंचर बनेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम, BVFCL, HURL और NFL और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन सब का एक जॉइंट वेंचर बनके 10,600